वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू बीओई एग्ज़ाम होने वाला है एज यूजुअल। जो हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है रिलेटेड टू द बीओई मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आंसर, सो दैट उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी जो हमारा टॉपिक रहे, जो क्वेश्चन पेपर है गुजरात बॉयलर एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख ही रहे हो कि ये गुजरात बीओई है का जो पेपर 1 है, सेक्शन एक इसमें आता है। सो दैट ये 2019 में हुआ था। तो आज ही इसी की हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे मिलने वाली। सो दैट इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं जो कि आपके कैरियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और आपकी नॉलेज बूस्टअप के लिए काफ़ी अच्छे टेक्निकल पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। सो दैट इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको अंत तक देखिएगा, ताकि आप इससे कुछ ना कुछ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लेके जा सको यहाँ से। सो दैट दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे आप एग्ज़ाम बोर्ड आप एग्ज़ाम बोर्ड में बैठते हो, तो जब एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको देता है, तो स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, वो आपको पढ़नी होती है। आफ्टर दैट ही उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सेक्शन वाइज होती है, क्योंकि इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन बी, सेक्शन 3। तो उसमें ये क्या है, आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन सेक्शन ए से, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन बी से, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन सी से। सो दैट ये सेक्शंस वाइज डिपेंड होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ही ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। हर एक एग्ज़ाम बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होती है। सो दैट आपको इससे स्टार्ट करने से पहले आपको उसको रीड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट देर न करते हुए स्टार्ट कर दें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि सर वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप इतने लंबे वीडियो क्यों डालते हो। तो दोस्तों, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस इन चीज़ों का, सो दैट मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ आप कभी एग्ज़ाम में बैठो और आप इस तरीके से सरप्राइज़ आपको कुछ ऐसा मिले। सो दैट मैं आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताना चाहता हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, जो कोई भी आगे जाके पीओ एग्ज़ाम्स अपीयर करने वाला है। सो दैट दोस्तों, स्क्रीन पर हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल। कि भाई इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि कंबशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसमें इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें दे रखा है ऑप्शन ए दे रखा है। जो ऑप्शन ए है वो ऑक्सीजन है, बी है प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, सी है करेक्ट फ्यूल रेशो, और डी है ऑल ऑफ अबव। कि देखा जाए तो कि जो हमारा फ्यूल कंजप्शन के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है, उसमें देखा जाए तो हमें ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड होती है, करेक्ट फ्यूल रेशो भी रिक्वायर्ड होता है, और प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर भी हमें रिक्वायर्ड होता है। सो दैट इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा इसका डी, ऑल ऑफ अबव। क्योंकि आप लोगों ने पता ही होगा कि 3T के बारे में, टाइम, टेम्परेचर, टर्बुलेंस। देखो, इसमें जो एक टाइम होता है, ये टर्बुलेंस में क्या है, जो ऑक्सीजन है और करेक्ट फ्यूल रेशियो टर्बुलेंस के अंदर आ जाते हैं, और इग्निशन टेम्परेचर है ही। सो दैट इसका आंसर क्या रहेगा कि ऑल ऑफ अबव। कि हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड जनरल पर्पस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स। ये क्वेश्चन मेंटेनेंस से रिलेटेड है, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए, क्योंकि बीओई एक ऐसा इंजीनियर है कि जो कि उसको पूरे होल प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए। सो दैट तो आपको हर एक कैटेगरी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इवन इंस्ट्रूमेंट, इवन मेंटेनेंस, मैकेनिकल, ऑपरेशन, तो सो दैट टेक्निकल। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सो हर एक तरीके का आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दे रखे कि इसका मतलब ये कि जो भाई जनरल पर्पस के लिए जो इलेक्ट्रोड यूज होती है, इनमें से कौन सी है। इनमें से जो ऑप्शन 1 है, ए है E6013, इसमें बी ऑप्शन है E7018, सी है
E018B2 और डी है E905B9। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोड है कि जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है? तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि देखो जो ये इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, ये इलेक्ट्रोड हर एक अलग डिफरेंट काम के लिए। देखो वेल्डिंग रोड का स्पेशल मतलब क्या होता है, जो क्या है कि जो दो मेटल पीस होती है, सेम या डिफरेंट मेटल पीस होती है, उनको जोड़ना होता है विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट सो दैट। लेकिन क्या है, जिस तरीके से मटेरियल कोडिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग ही जॉब के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें यूज होती है सो दैट। तो वैसे देखा जाए तो यदि हम ऑप्शन ए के बारे में बात करें कि E6013 जो कि इसका आंसर ही है कि भाई जो जनरल पर्पस इलेक्ट्रोड होती है वो हमारी क्या होती है, वो है 6013। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्यों हम जनरल पर्पस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसके पीछे रीजन्स है कि इसको जनरल पर्पस इलेक्ट्रोड क्यों बोला जाता है। कि इसमें क्या है, 6103 electrode is oftenly used in situations that involve irregular or short welds that required a change in position because it provide a very stable arc and smooth finish। कि भाई जो भी इरेगुलर और शॉर्ट कट्स होते हैं, आपने देखा होगा जो डिफरेंट मटेरियल जिनका ऊपर वैसे स्मूथ सरफेस फिनिशिंग नहीं होता, तो हम वहाँ पे भी 6013 यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक आर्क प्रोड्यूस करती है वो एक स्मूथ वेल्ड जॉइंट प्रोवाइड करती है। सो दैट इसलिए ही इसको मोस्टली वर्कों में इसको 6013 को ही यूज़ किया जाता है। तो क्या है, द 6013 इलेक्ट्रोड इज़ ऑफन द बेटर चॉइस ऑन पेंटेड डर्टी और ग्रीसी सरफेस। कि भाई इसको हम जो पेंटेड सरफेस है और ग्रीसी मेटल के जो सरफेस है वहाँ पे भी इफेक्टिवली वेल्ड जॉइंट प्रोवाइड करती है। व्हेन अपीयरेंस इज़ नॉट ए इम्पोर्टेंट एंड मोर पेनिट्रेशन इज नीडेड। कि ये इसको यहाँ पे भी उस यूज़ किया जाता है जहाँ पे वेल्डिंग जॉइंट को हम ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं प्रोवाइड करते, तो इसके वहाँ पे भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो 6013 इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड इज बोथ AC एंड DC। इसकी ये कैपेबिलिटी है कि ये दोनों AC और DC करंट में भी हम इसका यूज़ किया जा सकता है। जो इसकी मैक्सिमम टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो 60,000 PSI होती है। सो दैट अभी जैसे कि है, ये तो जो मैंने आपको आंसर बता दिया कि 6013 क्या है कि जनरल पर्पस एक इलेक्ट्रोड है। इसको हम कहीं पे भी सेम और डिफरेंट मेटेरियल विदाउट सरफेस फिनिश या पेंटेड सरफेस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशंस। तो थोड़ा सा मैं आपको ये E7018 के बारे में बताता हूँ। जो इससे पहले क्या है, जो अपनी 7018 है इसकी स्ट्रेंथ 70,000 PSI होती है, कोटेड विद लो हाइड्रोजन आयन पाउडर्ड 4701 वेल्डिंग रोड्स। कि ये जो इसका जो लो हाइड्रोजन आयरन पाउडर होता है इसके ऊपर जो कोटेड होती है वो इसकी जो मटेरियल होता है ऊपर का, तो क्या है ये उससे लो हाइड्रोजन कार्बन पाउडर होता है इसके ऊपर। तो क्या है, इट एम्प्लॉयड फॉर एप्लीकेशन दैट कैन कॉल फॉर ए क्रैक रेजिस्टेंस वेल्ड एंड एक्सपोनेंशियल वेल्ड क्वालिटी। कि भाई इसको जो क्रैक रेजिस्टेंस है, ये क्रैक रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो वेल्ड जॉइंट है वो प्रोवाइड कराता है कि इसमें कभी भी क्रैक नहीं होता इसके वेल्ड जॉइंट में। अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि भाई E8018B2 इसमें से ये जो कोडिंग होती है इसका भी एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है हर एक इलेक्ट्रोड के लिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये आप मैं इसका ऑप्शन सी देखो, ये यहाँ पे है E8018B2। अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ लेफ़्ट टू राइट। तो E क्या है, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोड और 80 क्या है, 80 डिनोट करती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इन KSI। KSI मीन्स 1000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। और जो नेक्स्ट टू डिजिट है वो 18 है। इसमें 1 क्या है, 1 डिनोट करता है पोजीशंस और 8 डिनोट करता है टाइप ऑफ कोटिंग एंड करंट। और जो B2 है इसके लास्ट में ये बताता है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेल्डिंग मेटल डिपॉजिट। कि भाई जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है, जो उसके ऊपर मटेरियल लगा उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है।
इसी तरीके से E9015B9, E stands for electrode, 90 stands for its a tensile strength, 1 denoted with positions, 5 denoted the type of coating and current। और जो ये B9 है, B9 stands for chemical composition of weld metal deposits। तो हर एक इसका ये कोडिंग का इसका मीनिंग होता है। आई थिंक आपको पहले शायद पता होगा, नहीं पता हो तो आपको अभी पता लग गया है। तो यदि और भी आपको इलेक्ट्रोड के बारे में सर्च करना है तो मैं भी एक स्पेशल मैंने वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, वो मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन है इसका, वो है विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव ऑफ द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल इन थर्मल पावर प्लांट। भाई इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कि रैंकिन साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में। इसका ऑप्शन है रीहीटिंग ऑफ स्टीम इन एट इंटरमीडिएट स्टेज, बी है रीजनरेशन यूज ऑफ स्टीम फॉर हीटिंग फीड वाटर, सी है यूज ऑफ हाई प्रेशर स्टीम, और डी है ऑल ऑफ द अबव। भाई रैंकिन साइकिल्स को यदि है उसकी थर्मल एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, इनमें से कौन सी चीज़ें एप्लीकेबल होती है। तो ऑप्शन ए है रीहीटिंग ऑफ स्टीम एट इंटरमीडिएट स्टेज। बिल्कुल ये भी सही है कि भाई यदि हम रीहीटिंग करेंगे स्टीम का इंटरमीडिएट स्टेज में तो क्या है हम उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम उसको रीहीट करके हम फर्दर किसी आईपी टरबाइन में दे सकते हैं या एलपी टरबाइन में दे सकते हैं। तो क्या हम उससे भी हम हीट एक्सट्रैक्ट करके हम पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बी है रीजनरेशन यूज ऑफ स्टीम फॉर हीट फीड वाटर। बिल्कुल जैसे कि एसपी हीटर होते हैं, अपने एलपी हीटर होते हैं, तो क्या हम उसमें क्या है स्टीम को प्रोवाइड करके तो क्या हम उसको अपने जो वाटर है उसको प्री हीट कर लेते हैं, तो वो भी क्या है हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। तो नेक्स्ट है इसमें यूज ऑफ हाई प्रेशर स्टीम, कि भाई हाँ यदि हम हाई प्रेशर का स्टीम डालेंगे टर्बाइन्स के अंदर तो क्या मोर हम काइनेटिक एनर्जी टू कन्वर्ट टू द मैकेनिकल एनर्जी, दैट मैकेनिकल एनर्जी यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर रोटेशन। तो ये है कि जितने भी हाई प्रेशर स्टीम हम डालेंगे उतना ही हम मैकेनिकल वर्क एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हमें हेल्प करेगा ड्यू टू अल्टरनेटर रोटेशंस। तो इसका आंसर रहेगा कि ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटेरियल एंड थिकनेस ऑफ मेन स्टीम लाइन इज डिसाइडेड बेसिस ऑन, कि भाई जो मटेरियल और थिकनेस है जो मेन स्टीम लाइन की वो किस पे डिसाइडेड की जाती है। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए फ्लो ऑफ स्टीम, बी है प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम, और सी है प्रेशर एंड फ्लो ऑफ स्टीम, और डी है ऑल ऑफ अबव। कि भाई जो हमारी मेन स्ट्रीम लाइन है उसकी थिकनेस और मटेरियल किस पे डिपेंडेंट करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम। इसके पीछे का रीज़न ये है कि द ऑपरेटिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, द हायर द प्रेशर एंड टेम्परेचर इज हायर द रिक्वायर्ड वॉल थिकनेस। कि जितना भी प्रेशर हाई होगा, जितना टेम्परेचर होगा, हमें कितनी है वॉल थिकनेस भी उसके हिसाब से हमें ज़्यादा चाहिए। तो हायर प्रेशर रिक्वायर्ड हायर थिकनेस टू इंश्योर दैट द पाइपलाइन डज नॉट रप्चर। कि भाई हायर प्रेशर के लिए हमें हायर वॉल थिकनेस चाहिए ताकि हमारी जो वॉल है, जो पाइपलाइन है, वो बस्ट ना हो। तो जब भी हम इसको डिज़ाइन करते हैं तो जो हम प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम लेते हैं किसी भी बॉयलर का स्टीम पाइपलाइन को डिज़ाइन करने में। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, साइज ऑफ बॉयलर ट्यूब इज स्पेसिफाइड बाय। इससे पहले जो वीडियो उसमें मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कस किया था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, जो कि जिन लोगों को डिफरेंस बिटवीन पाइप और ट्यूब नहीं पता है तो आप उसको जाके पढ़िएगा। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। वो वीडियो जाके देखिए, आपको जो डिफरेंस बिटवीन द पाइप एंड ट्यूब वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। अभी इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि साइज ऑफ बॉयलर ट्यूब इज स्पेसिफाइड बाय नंबर इज शेड्यूल्ड, कि ये शेड्यूल्ड होता है। और बी है आउटर डायमीटर एंड थिकनेस, सी है मीन डायमीटर एंड थिकनेस, डी है आउटर एंड इनसाइड डायमीटर। कि भाई इस यदि ट्यूब की बात है यहाँ पे हो रही है तो क्या है
जो ट्यूब की जो साइज़ है वो डिपेंड करता है वो आउटसाइड डायमीटर एंड थिकनेस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयलर प्रेशर गेज शैल नॉट बी लेस देन, कि जो बॉयलर प्रेशर गेज होते हैं वो किससे यानी नॉट बी लेस देन, कि जो ये पैरामीटर दे रखे, जो ये ऑप्शंस देख रहे हैं, इससे लेस देन नहीं होना चाहिए, वो क्या टर्म है। तो इसकी जो मैंने रिसर्च किया था, जो अकॉर्डिंग टू द बॉयलर रेगुलेशंस है वो है 150 mm, कि भाई अपना जो बॉयलर प्रेशर गेज है वो 150 mm से कम नहीं होने चाहिए इन द डायामीटर। तो ये जो ये रूल है ये सेक्शन 327 के अकॉर्डिंग जो बॉयलर रेगुलेशंस रूल एंड रेगुलेशंस बने उसके अंडर में आता है। सो दैट हमें पता होना चाहिए कि जो अपना बॉयलर गेज है, जितने भी गेजेज है वो 150 mm इन द डाया से कम नहीं होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल ट्रीटमेंट मेथड फॉर बॉयलर फीड वाटर यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज लाइक dissolved carbon dioxide and other gases or solid material, carbonate और बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज़, कि जो भी हम थर्मल ट्रीटमेंट देते हैं बॉयलर फीड वाटर को वो कौन सी इम्प्योरिटी को निकालने के काम आता है। इसमें हमने ये 4 ऑप्शन आपके साथ पढ़े। तो इसमें क्या है, जो करेक्ट आंसर है वो है डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, कि भाई जो हम थर्मल ट्रीटमेंट करते हैं वो हम अपने पावर प्लांट के अंदर इंटीग्रेटर में करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम। हम क्या करते हैं, जो फीड वाटर से जो भी ऑक्सीजन है या डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज अदर गैसेज हैं हम उसको रिमूव कर दें विद द हेल्प ऑफ प्रीहीटिंग ऑफ फीड वाटर। इसमें क्या होता है, जब टोटल द पार्शियलिटी ऑफ टोटल डिजोल्व गैसेज आर रिड्यूस व्हेन वी हीट अप द वाटर अंडर प्रेशर, कि भाई जब हम जो सोलिबिलिटी होती है गैसेस की वो रिड्यूस हो जाती है जब हम किसी एक पर्टिकुलर वाटर फ्लूइड का हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। तो क्या है, इसका आंसर रहेगा डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। अभी 8th क्वेश्चन है इन प्लूराइजर फ्यूल बॉयलर कंबशन टेक प्लेस एट टेम्परेचर 4, कि जो प्लूराइज फ्यूल फायर्ड बॉयलर होते हैं उसमें कितने टेम्परेचर तक कंबशन होता है। इसमें दे रखा है ए जो ऑप्शन है वो है 1300 से 1700 डिग्री सेल्सियस, बी है 550 टू 750 और सी है 900 से 100 डिग्री सेल्सियस और डी है 1700 से 2000। अब इसमें देखा जाए तो जो इसका बी ऑप्शन देखते हैं, जो 550 तो 750, देखो इस तरीके का कोई यदि हम राइस एक्स यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल तो ये इतना फर्नेस टेम्परेचर हम अचीव कर सकते हैं। और ये सी ऑप्शन है 900 से 1000 तक, जो हम सपोज दैट इंडोनेशियन कोल वगैरह यूज करते हैं फर्नेस में, यहाँ तक का हम फर्नेस टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। और डी है 1700 से 2000। यदि हम कोई फ्यूल यूज कर रहे हैं जैसे कि कोई हाइड्रोजन गैस है या फिर LDO है या फिर डीजल है, तो जैसे कि अपना जो भी गैस फायर्ड है LPG गैस फायर्ड है बॉयलर है, इस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या हम 1700 से 2000 तक का फर्नेस टेम्परेचर इजीली से अचीव कर सकते हैं। लेकिन अभी बात हो रही है प्लूराइज फ्यूल फायर बॉयलर की, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो 1300 से 1700 डिग्री तक का टेम्परेचर हम फर्नेस का हम अचीव कर सकते हैं ड्यूरिंग द कंबशन। जो लोग WHRB बॉयलर्स में काम कर रहे होंगे वहाँ पे देखा होगी जो किलन होता है, किलन में क्या है प्लूराइजर फ्यूल फायरिंग होती है, तो उसमें क्या है जो आप फर्नेस टेम्परेचर देखोगे क्या है वो 1100 से 1200 तक में अचीव मेंटेन रहता है। तो सो दैट यदि हायर कैपेसिटी के किलन होते तो ये जो 1300 से 1700 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे इजीली अचीवेबल होता है। तो क्या है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कि जो किलन के अंदर जो मटेरियल हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको क्लिंकराइजेशन बनाने में काफ़ी हेल्पफुल करता है। सो दैट ये टेम्परेचर वहाँ पे होना ही होना, जितना अच्छा टेम्परेचर होगा उतना ही क्लिंकराइजेशन बेटर होगा, उतना ही जो सीमेंट क्वालिटी है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो इसमें 9th क्वेश्चन है द बेस्ट सूटेड स्टीम जनरेटर फॉर फ्लक्चुएटिंग डिमांड इज़, कि भाई इनमें से जो स्टीम जनरेटर है वो जो
उतार चढ़ाव वाली जो स्टीम डिमांड है उसमें कौन सा बॉयलर हम यूज कर सकते हैं। इसमें ए है बैबकॉक एंड विल्कोक्स वाटर ट्यूब, बी है लोकोमोटिव, सी है लैंडस्केयर, डी है कॉर्निस। तो इसमें देखा जाए तो इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने भी एक क्वेश्चन किया था कि जो ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है मैं उनको एक एक करके सिंप्लीफाई करूँगा आपके साथ। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम इसमें क्या रहेगा कि जो आंसर रहेगा जो बेस्ट सुटेड जो स्टीम जनरेटर है वो है लोकोमोटिव। तो लोकोमोटिव जो बॉयलर होता है वो अच्छे से स्टीम सप्लाई करता है अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड्स। तो जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन रहेगा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग बॉयलर परफॉर्मेंस टेस्ट, पीजी टेस्ट। भाई पीजी टेस्ट अकॉर्डिंग टू द जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या है, अकॉर्डिंग तो ईयरली क्या है उनको पीजी टेस्ट देना होता है कि भाई जो उन्होंने जो मशीन उनको किसी कस्टमर को सेल आउट की है तो क्या वो ऑप्टिमल लेवल पे काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो क्या है हर एक कंपनी को अपने मशीन को यानी प्रूफ करने के लिए कि जो उन्होंने डिज़ाइन एफिशिएंसी दी है तो वो क्या है जो वो पीजी टेस्ट करते हैं हर साल। सो दैट ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे कि 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर जो अंडर वारंटी होता है तो जो कंपनी है वो पीजी टेस्ट कंडक्ट करवाती है। तो उसमें क्या होता है, तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग बॉयलर प्रोफेशनल टेस्ट की जो मेन मोटिव होता है पीजी टेस्ट करने को क्या होता है, टू प्रूव डिज़ाइन स्टीम जनरेशन कैपेसिटी, टू कैलकुलेट बॉयलर थर्मल एफिशिएंसी एट डिज़ाइन पॉइंट, टू कैलकुलेट हीट लॉस इन बॉयलर, ऑल ऑफ अबव। कि भाई जो हम जब पीजी टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, हम क्या क्या करते हैं पीजी टेस्ट के अंदर। तो सबसे पहले है तो टू प्रूव डिज़ाइन स्टीम जनरेशन कैपेसिटी, बिल्कुल हम जो सो दैट कि हमारा जो स्टीम जनरेटर है वो 45 TPH टन पर हावर के हिसाब से स्टीम जनरेट करता है। तो हम ड्यूरिंग दिस टेस्ट हम अपनी मशीन को उस लेवल तक लेके जाएंगे कि क्या ये पर हावर के हिसाब से 45 TPH स्टीम जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें जो ए ऑप्शन है ये भी करते हैं हम। जो बी है टू कैलकुलेट बॉयलर थर्मल एफिशिएंसी एट डिज़ाइन पॉइंट्स, क्या हम जो थर्मल एफिशिएंसी है बॉयलर की क्या हम वो भी कैलकुलेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल जो थर्मल एफिशिएंसी है जो डायरेक्ट है डायरेक्ट नहीं करती, इनडायरेक्ट एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम पहले भी जान चुके हैं। जो 100 माइनस लॉसेज ऑफ द बॉयलर होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हम क्या है बॉयलर एफिशिएंसी निकालते हैं। टू कैलकुलेट हीट लॉस इन बॉयलर, बिल्कुल करते हैं। जो हम इंडक्ट वैसे एफिशिएंसी निकालेंगे उसमें क्या है ये हीट लॉस भी इंक्लूड करते हैं। 100 माइनस जो भी लॉसेज आएंगे उनमें से एक लॉस ये भी है कि हीट लॉस। तो इसमें का आंसर क्या होगा कि ऑल ऑफ अबव की पीजी टेस्ट में हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। सो दोस्तों क्योंकि मैंने इस वीडियो को ज़्यादा ये लेंथी हो जाएगा, सो दैट मैंने हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस का टारगेट ले रखा है, जो कि 10 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करते रहना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। सो दैट दोस्तों यदि अभी तक आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि इसमें आपको कहाँ पे कौन से क्वेश्चन में डाउट है। तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही आपका डाउट सॉल्व आउट कर दूँगा। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि इस वीडियो में मुझे आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते रहता हूँ, जो कि आपकी करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे इस अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्लीज़ फॉलो द कोविड-19 गाइडलाइंस, क्योंकि आपसे ही आपका परिवार चलता है। सो दैट